या फिर रिपोर्ट में हुई है गड़बड़। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकी से बरामद विस्फोटक सामग्री को एनएसजी ने किया डिफ्यूज। दिल्ली को दहलाने की साजिश में थे आतंकी। यूपी के रहने वाला है आईएसआईएस का आतंकी अब्बू यूसुफ। दिल्ली में बड़े हमले की रच रहा था साजिश। दिल्ली में कई जगह पर करता था रेकी, निशाने पर थी बड़ी शख्सियतें। और पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 पाकिस्तानी संदिग्धों को बीएसएफ ने किया ढेर। मारे गए संदिग्धों में से AK-47 और अन्य हथियार बरामद। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। और ऐसे नहीं तो कैसे सुधरेगा पाक, क्योंकि नापाक पड़ोसी ने एक बार फिर से वही हरकत की जिसका अंदेशा जताया जा रहा था 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त से बाद भी, 15 अगस्त को भी, क्योंकि दिल्ली में फिर आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है तो दूसरा फरार हो गया है। तो वहीं पंजाब में तरनतारन में सरहदी इलाके में 5 संदिग्धों को बीएसएफ ने ढेर किया है। सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे और नापाक पड़ोसी की हरकतों पर बात भी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी। आतंकी के पास 2 आईईडी और एक पिस्टल मिले हैं। आईईडी को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अब्बू यूसुफ खान है। अब लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। पुलिस ने धोला कुआं और करोल बाग के बीच रिज रोड पर बुद्धा जयंती पार्क के पास शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे आतंकी को गिरफ्तार किया। वे बाइक पर था। बुद्धा जयंती पार्क के आसपास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो तैनात किए गए हैं। एनएसजी और बॉम्ब विस्फोटक स्क्वाड आईईडी विस्फोटक के कंटेंट की जांच कर रहे हैं। यूसुफ से स्पेशल सेल से ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान दूसरा आतंकी फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस के इलाकों में छापेमारी कर रही है। आतंकियों की मदद करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है। 9 जनवरी को दिल्ली में आईएस के 3 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों गणतंत्र दिवस पर हमले की फिराक में थे। तीनों आतंकी तमिलनाडु से फरार हुए थे। इनके 3 साथी नेपाल भागे थे। 2 आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोमवार को यह कार्रवाई की थी। पकड़ा गया डॉक्टर रहमान MS रमैया मेडिकल कॉलेज में ऑप्थोलमोलॉजिस्ट कर चुका है। रहमान ने लिंक आईएस से जुड़े होने के आरोप हैं। रहमान की गिरफ्तारी आईएस से जुड़े एक व्यक्ति और उसकी पत्नी से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी। पति पत्नी मार्च में दिल्ली में गिरफ्तार किए गए थे। उधर सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भीखीविंड सब डिवीजन के दलगाम के पास से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की 103 बटालियन ने पंजाब के तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। इसके बाद जवानों ने घुसपैठ को रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया। लिहाजा अब तक कई बार पाकिस्तान की ओर से पंजाब के सरहदी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और कई दफा की गई है। पंजाब लगातार आतंकी हमलों का शिकार भी हुआ है। वह दिल्ली को दहलाने की साजिश भी पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से की गई है। आखिर ये नापाक पड़ोसी मानता क्यों नहीं है? कैसे सुधरेगा ये नापाक पाकिस्तान? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
तो अब ऐसे नहीं तो कैसे सुधरेगा पाक। रिपोर्ट में आप देखा कि किस तरीके से आईएसआईएस का आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो दूसरा उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। आतंकी हमले भारत पर यह कोई पहली साजिश नहीं थी, इसके पहले साजिशें भी रची गई हमारे नापाक पड़ोसी की ओर से, उस देश की ओर से जिसे दुनिया भर में एक आतंकी स्टेट के तौर पर जाना जाता है, जिसकी पहचान एक आतंकी स्टेट के तौर पर की जाती है, जहां पर उनका सरगना कौन बैठा है इस पर भी बात होगी आज, और इस पर गहनता से बात करेंगे कि कौन यहां से, उस मुल्क से जो नापाक मंसूबे बना के बैठा है, उसको कौन अपनी पनाह में रखा हुआ है, कौन उसको जो है वो हथियार के लिए, इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए छब्बीस 11 का आतंकी हमला, उसके बाद 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की ये वो नापाक चालें जो भारत के खिलाफ चली, पुलवामा अटैक, आज भी शहीद परिवारों की ओर से इंसाफ की मांग। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 13 दिसंबर 2001 को जो है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमला किया था भारतीय संसद पर। 2005 में सीरियल दिल्ली में बम ब्लास्ट, 29 अक्टूबर 2005 को राजधानी को दहलाने की एक साजिश, और दीपावली के 2 दिन ठीक पहले सरोजनी नगर की व्यस्त मार्केट और पहाड़गंज के मुख्य बाजार में धनतेरस की भीड़ के बीच हुए धमाकों ने कई लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद साल 2006 मुंबई ट्रेन धमाका भुलाया नहीं जा सकता। यह हमारा वो नापाक पड़ोसी है जिसकी हर बात पर हम लोग सहयोग की बात करते हैं, लेकिन उसके इनके कारनामों को, इनकी नापाक हरकतों को कैसे भुला दिया जाए, जिसे आज कहीं ना कहीं चीन का संरक्षण भी प्राप्त है। उस इमरान खान का क्या होगा जो कहता था कि भारत पर हम बात करेंगे दोस्ती की। कश्मीर राग फिर से अलापा, एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ ऐसी घटिया घुसपैठ की हरकतें। क्या कर रही है इमरान सरकार, क्या कर रहे हैं उसके संसद मेंबर? जवाबदेही तो आज उस मुल्क की, आज उस पड़ोसी की भी बनती है कि एक तरफ फिर से ऐसी धमाके की साजिश, घुसपैठ की कोशिश क्यों की गई। 2008 में जयपुर में धमाका, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी नाम से मशहूर। तो जिस तरीके से लगातार भुलाया नहीं जा सकता पठानकोट आतंकी हमला जनवरी 2016 में, कैसे भुला दिया जाए कि बार बार उस नापाक हरकतों वाले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने क्या कुछ किया। एक बार फिर से वही साजिश की, दहलाने की साजिश, लेकिन मंसूबे उसके नाकाम हो गए। कैसे बाज आएगा ये, कैसे सुधरेगा वो मुल्क जिसे दुनिया भर में एक आतंकी स्टेट के तौर पर जाना जाता है, जहां से कहा जाता है कि आईएसआई का वहां पर पैदावार होती है, वहां से जन्म हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा और भी आतंकी संगठन जो वहां पर अपनी गतिविधियां पूरी दुनिया भर में चलाते हैं।
क्या कर रही है उस देश की सरकार और क्या कर रहे हैं उस मुल्क के हुक्मरान। पहले ही महामारी का शिकार हुई पड़ी दुनिया और उस बीच ये हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी है, जो चीन के कहे पर चालें चलता है। और रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, जिस तरीके से बार बार ये हरकतें, जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें फिर से नाकाम हो गई, क्या कहेंगे? कैसे जवाब दिया जाए इस पाकिस्तान को? कैसे सुधरेगा ये मुल्क? होती है वो 71 की जंग से शुरू होती है। जब उनकी बुरी तरह शिकस्त हो गई तो दो बातें पाकिस्तान को बिल्कुल समझ आ गई जी। एक तो कि भारत से वो कभी भी डायरेक्ट जंग में जीत नहीं सकता, तो वो डायरेक्ट जंग का सपना कोई भारत को जीतने के लिए छोड़ दे। दूसरा, उसको था चोट ऐसी पहुंची थी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, तो उसका बदला लेना उनके मन में है कि किसी तरह हमने भारत में अनरेस्ट पैदा करनी है बिना डायरेक्ट लड़ाई के, और कुछ ना कुछ वहां पे हमने ऐसे करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की टैक्टिक्स जो है सारी कश्मीर इशू के ऊपर बेस्ड है, उनकी आर्मी की जो थिंकिंग है कश्मीर इशू के ऊपर बेस्ड है, और वहां पे कोई भी सरकार आए, चाहे वो जियाउल हक की हो, चाहे जियाउल रहमान की हो, चाहे जिस मर्जी की हो, चाहे इमरान खान की हो, वो कश्मीर का एजेंडा कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे यही भावनाएं भड़का के वो पावर में आते हैं कि हम कश्मीर को लेंगे, हम कश्मीरियों के हमायती हैं। तो अब लगातार पाकिस्तान ऐसी कार्रवाइयां करता है, खासकर जो चीन से उसकी दोस्ती है उससे उसको और शय मिलती है कि भारत को दोस्त तरफ से घेरने में वो कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो हम डायरेक्ट लड़ाई में उनसे कई गुना आगे हैं। तो पाकिस्तान को हमेशा एक इनडायरेक्ट लड़ाई जो इंसर्जेंसी के थ्रू है वो करी जाती है। पहले उसने पंजाब में ट्राई किया, बहुत साल ट्राई किया, पंजाब में ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। जो खालिस्तान का मुद्दा, जो खालिस्तान की लड़ाई थी, उसको लोगों ने बुरी तरह नकार दिया। अब भी कुछ लोग जो बैठे हैं वो बाहर बैठे हैं हिंदुस्तान से, और वो पाकिस्तान की शय पे ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे ये चीज भड़काई जाए यहाँ पर। यहाँ के लोग वायलेंस को टोटली रिजेक्ट करते हैं। तो अब दूसरा जो है हमारा जो कैपिटल है दिल्ली है, वहां पे कुछ ना कुछ, जैसे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे में हुआ था, तो ऐसी जगह में जहां से उसके ज्यादा पब्लिसिटी मिला जाए वो उस जगह को टारगेट करते हैं। आज उन्होंने जो किया है वहां पे, जो दिल्ली में एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसके पास से 2 प्रेशर कुकर की आईडी मिली है, वो बिल्कुल रिंग रोड पे आर्मी पब्लिक स्कूल के पास पकड़ा गया है। ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ तो जो रोड अंदर की तरफ जो दिल्ली की जाती है वो सारी एम्बेसी और वीआईपी इलाका एरिया में जाती है, दूसरी तरफ कंटोनमेंट है तो बिल्कुल सेंसिटिव इलाके में वो घूम रहा था आईडी के साथ। तो ये बात एक बड़ी चिंता वाली है कि वो कहां से पहुंचा। हालांकि वो यूपी का रहने वाला है, पर तो तफ्तीश है, उससे साफ पता लग गया है कि वो जो पाकिस्तान में बैठे अफगानिस्तान में आकाश आईएसआईएस के उनके टच में था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि साथ में जो नशे का जो कारोबार है पंजाब में वो चला जाए। आज 5 घुसपैठिए भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इनकाउंटर चल रहा है, एक आतंकवादी मारा गया। पंजाब की घटना की बात करता हूँ कि 5 घुसपैठिए जिनके पास एक AK-47 भी थी, फिर हीरोइन के पैकेट थे, वो तरन तारण के एरिया में मार गिरा है। तो यानी पंजाब को वो नशे में डुबोना चाहते हैं ताकि यहाँ पे जो कोई डेवलपमेंट ना हो और किसी न किसी तरह आतंकवाद नॉर्थ में फैलाया जाए, जिससे एक कट ऑफ किया जाए, जम्मू कश्मीर को कट ऑफ कर दिया जाए और वहां पे उनको जो मेन एम है वो अचीव करने में आसान हो। देखिए कर्नल साहब, जिस तरीके से आपका अनुभव रहा है, आपने तो काफ़ी जो है बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया है, लेकिन जो प्रेशर कुकर बॉम्ब जो ISI से जो आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है उसकी बारीकियां भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इन मामलों में काफ़ी एक्सपर्ट रहे हैं। जी हाँ, मेरे काफी बॉम्ब डिस्पोजल करने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जम्मू एंड कश्मीर में बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट भी कमांड करी है 4 साल, नॉर्थ ईस्ट में भी बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में। तो मैंने आधी से ज्यादा सर्विस जो बॉम्ब डिस्पोजल में करी है। जो प्रेशर कुकर में आईडी होती है वो इफेक्ट के लिए होती है, क्योंकि प्रेशर कुकर की दीवारें बड़ी मोटी होती हैं। जब उसके अंदर RDX या कोई भी एक्सप्लोजिव फटता है तो उसके जो स्प्लिंटर हैं बहुत ज्यादा स्पीड से
जाते हैं और बहुत घातक होते हैं। ये एक तरह का बड़ा ग्रेनेड साबित होता है, क्योंकि ग्रेनेड एक छोटा चीज होती है और प्रेशर कुकर एक बड़ा ग्रेनेड होता है जिसमें ज्यादा एक्सप्लोजिव भरा जाता है और इसके टुकड़े बहुत घातक होते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाके में प्रेशर कुकर की आईडी जो बहुत सक्सेसफुल होती है और काफी कैजुअलिटी और डैमेज कर सकती है। जी जी। तो कर्नल साहब, जिस तरीके से दिल्ली में गिरफ्तारी, पंजाब में 5 घुसपैठिए ढेर, क्या फिर से इन नापाक मंसूबों को इजाद करने वाले मुल्क उस पड़ोसी पाकिस्तान और वहां से घुसपैठ की कोशिश करने वाले लोगों के वही मंसूबे थे? जिस तरीके से गुरदासपुर में हुआ था, जिस तरीके से मुंबई में हुआ था, जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस में हुआ था, क्या यही लगता है जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से ये घुसपैठ और इन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है? जी हाँ, जिस तरह से ढेर किया जा रहा है जी। अभी देखिए धारा 370 हट गई है जी। तो जो सपोर्टर हैं वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं है। जो धारा 370 के ऊपर वो ज्यादा अपने आप को समझते थे कि हम प्रोटेक्टेड हैं। एक पैनिक का माहौल है। हालांकि 370 से जो असली कश्मीरी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। ना तो किसी की नौकरी गई है, ना किसी को जम्मू कश्मीर से निकाला गया है, ना किसी की आजादी पे फर्क है। पर एक तरह से लोगों के मन में बिठाया जा रहा है कि देखिए भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है, जो यहाँ की सॉवरेनिटी थी वो खत्म कर दी थी। सॉवरेनिटी क्या, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, अभी भी अंग है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर का नागरिक कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पहले भी ट्रैवल कर सकता था, अभी भी कर सकता है और हमारे लोग भी जा सकते हैं। तो अभी जो आर्मी वहां पे कार्रवाई कर रही है, अभी 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ था किरारी में, जो हुआ था वहां पे 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे, जिसमें 2 जो थे टॉप लेवल के लश्कर ए तौबा के कमांडर थे, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ऊपर से थे। इस तरह के कमांडर जब मारे जाते हैं तो एक बड़ी चोट पहुंचती है उनके कैडर के ऊपर में। और जैसे कि बुरहान बानी का हुआ था, उसके बाद बहुत हल्ला गुल्ला उन्होंने किया था, क्योंकि ऐसे जो पोस्टर बॉय थे वो दूसरे लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अब आर्मी ने चुन चुन के खास इंटेलिजेंस से ऐसी जगह को घेरते हैं जिससे जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं पहले तो उनको खत्म किया जाए, क्योंकि जब फॉरेन मिलिटेंट खत्म हो जाएंगे तो लोकल रिक्रूटमेंट भी खत्म हो जाएगी, लोकल सिंपैथाइजर भी खत्म हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो इंसर्जेंसी का सफाया हो जाएगा। जी जी। लेकिन कर्नल साहब, जिस तरीके से अब बातें कही जा रही हैं, एनएसजी भी तैनात की गई है वहां पर, और अब थोड़ी देर में दोनों ही पंजाब में और शायद दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अधिकारियों की तरफ से की जाएगी। लेकिन एक बात यह भी है कि बार बार चित होने पर 1999 में कारगिल में जिस तरीके से हार मिलने पर, तो ये क्या चाह क्या रहा है पाकिस्तान? इमरान खान एक तरफ तो कहता है कि दोस्ती करूंगा, और दूसरी तरफ जो साजिशें रच रहा है और वहां के हुक्मरान जो चालें चल रहे हैं, जहां पर आतंकी स्टेट जिस मुल्क को कहा जाता है, तो ये बाज आएगा, मुंह की खाएगा तभी सुधरेगा। देखिए पाकिस्तान का मैं एक ही शब्द कहता हूं, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है जी, कभी सीधा नहीं होगा जी। वो हर किसी के साथ जो उसका समझौता करेगा उसके साथ वो धोखा करेगा और बाद में सिचुएशन वहीं की वहीं होगी। ये मुल्क जो है विश्वास करने के लायक नहीं है। इंदिरा गांधी के साथ भी समझौता करने के बाद 53 जो हमारे 54 जो वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जो जंगी कैदी थे, वो आज तक नहीं लौटाए। वाजपेयी जी ने समझौता किया था तो उसके बाद कारगिल हुआ। अभी मोदी जी भी वहां गए थे, उनका केक काटने गए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या रिटर्न में दिया ये भी हमें पता है। तो कोई भी प्रधानमंत्री अगर हमारा एक स्टेप आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान से सिवाय गद्दारी और बैक स्टैबिंग के कुछ नहीं मिलता है। तो एक बात हमारी जो भी पॉलिटिक्स लीडर हैं, पॉलिटिकल सरकारें हैं, समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्टनेस ही काम आएगी। हमें उनसे लिमिटेड से लिमिटेड संबंध रखने होंगे, व्यापार को बिल्कुल बंद करना होगा, आवाजाही को भी बंद करना होगा, क्योंकि वो मुल्क भरोसे काबिल नहीं है। चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे कोई भी समझौते की बस हो, उसको वो हथियारों की स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता है। आज अगर हमने करोड़ों रुपए खर्च के फेंस लगाई है, हमने अपने एरिया में ये आधा किलोमीटर 500 मीटर अंदर है, अगर हमने फेंस लगाई है, इसका सीधा साधा मतलब है वो खतरा हमें है। पाकिस्तान ने अपनी साइड कोई फेंस नहीं लगाई है, उसको कोई खतरा नहीं है भारत से कोई आतंकवाद जाने का या कोई एजेंट जाने का या कोई स्मगलिंग का, उसको कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान से हमें खतरा है, वो बॉर्डर्स को मिस यूज करता है, जो क्रॉसिंग पॉइंट्स को उनको मिस यूज करता है, जो समझौते हैं उनको तोड़ता है। तो हमें भी
जो पुराने समझौते हैं उन पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का है, क्योंकि हम एक सवर्जिन नेशन है। अगर पाकिस्तान कहीं हिट करता है तो हमें दूसरी तरफ हिट करने का बराबर का हक है, जैसा कि हमने अभी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। अगर वो एक जगह मारेंगे तो हम दूसरी जगह मारेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम हमारे जवानों की शहीदियों को भुला नहीं सकते। जो लोग बॉर्डर पे हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जाने दे रहे हैं, तो उनके कटे हुए सिरों का बदला लेना हमारा फर्ज है, और ये एक नेशनल फर्ज है जो आर्मी निभा रही है हमारे सारे सिटीजनों के बिहाफ पे। जी, लेकिन दर्शन साहब, जिस तरीके से चीन ने किया, हमारे जिस तरीके से जवान लद्दाख में जो घुसपैठ चीन की ओर से की गई, वो वहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, राफेल तैनात किया गया, लेकिन ये लोग ये नापाक मंसूबों को रखने वाले, आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले, महामारी के बीच पहले ही दुनिया इससे त्रस्त है, हर कोई ग्रस्त है, लेकिन ऐसे लोग क्या इंसानियत भी भूल बैठे हैं? देखिए, इंसानियत नाम की तो पाकिस्तान के साथ कोई चीज नहीं है। आप लेफ्टिनेंट कालिया का केस देखिए कि किस तरह टुकड़े टुकड़े करके उनको वापस भेजा गया था। तो इंसानियत तो कोई है ही नहीं उनके, यानी देश में इंसानियत नहीं है। वहां भी किस तरह से वहां किडनैपिंग होती है, किस तरह से जो मिनोरिटीज को मारा पीटा जाता है और किस तरह जबरदस्ती उनसे निकाह कर लिए जाते हैं, तो ये तो पता है। ननकाना साहब गुरुद्वारे के ऊपर भी अटैक हुआ था, और कौन लोग थे वो भी हमें मालूम है। तो उनसे हम इंसानियत की उम्मीद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानियत उनमें है ही नहीं। आप किस तरह से उन्होंने निहत्थे लोगों को बॉम्बे में आके जो कसाब ने मारा रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्या आप उसको सोचते हैं कि ये इंसान थे? ऐसे लोग कभी इंसान हो ही नहीं सकते, ना ही ये किसी मजहब के हैं। ये भी मैं कह दूं, अगर आप उनको जोड़े किसी धर्म से, तो कोई भी धर्म ऐसे काम, निहत्थों को मारना, बेकसूरों को मारना किसी धर्म में नहीं है। दर्शन साहब, आपको रोकना चाहूंगा। DS गरेवाल रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, जिस तरीके से आतंकी पाकिस्तान मुल्क सुधरने का नाम नहीं ले रहा, कैसे इसको सुधारें? देखिए, ये अभी छोटी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है और कश्मीर भी डिस्कस हुआ है जी। और सटली देखे, जैसे हम बॉर्डर पे देख रहे हैं कि चीन वाले कहते हो रहे नहीं हट रहे हैं, और उनका इरादा भी नहीं लग रहा है। जैसे उन्होंने पहले नेपाल को भड़काया था, अभी पाकिस्तान को भी भड़का रहा है जी। ये अभी 3 गतिविधियां लगातार 1-2 दिन में हो रही हैं, जैसे दिल्ली में हुई है और इसी तरह ही अभी खेमकर्ण में हुई है, और अभी भी अटैक चल रहा है बारामूला करना सेक्टर में। तो ये गतिविधियां बड़ी प्लान से हैं, और अगर आप देखेंगे इनके सबके कमांडर जो हैं पाकिस्तानी हैं। ISI का वैसे भी, अल-कायदा जो जितने भी हैं, इनके सबके कमांडर पाकिस्तानी हैं, और ये बड़ी प्लान इनकी इसी टेररिज्म के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि इनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये पैसा ही इनका बुरा हालत है, गरीबी बहुत बुरी हालत है, बीमारी बहुत फैली हुई है। पैसा मांगने गए थे अरब से, जिससे उन्होंने अपना पैसा मांगा था, तो उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको खाली हाथ आना पड़ा। उनकी तो अभी चीन की झोली में पड़ने की हालत आई हुई है जी। और जैसे चीन कहेगा वो वैसा करेगा। और चीन जो है वो शांति नहीं चाहता है, वो क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है कोविड के कारण, वो उसको लटकाना चाहता है। और साथ ही साथ जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट बढ़ाने की अपना इलाके की नीति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक देश में ही उसका यही हाल है। और आप क्या कहें कि जिस तरीके से चीन मंदारी और पाकिस्तान एक बंदर मुल्क के तौर पर, जैसे वो कहेगा, जैसे तान देता है मदारी वैसे बंदर नाचता है, तो वही स्थिति बन गई है। इससे भी ज्यादा, इससे भी बुरी है। वो तो मदारी वाली बात नहीं है, यहाँ तो गुलामी से भी बढ़कर है। क्या उनके यह आदमी है, देखो उनकी पुलिस को, चीनी जो है उनकी पुलिस को भी मार जाते हैं, आर्मी वालों को भी पीट जाते हैं, और ये बोलते नहीं है। ये हाल है इनकी। और देखो इतना कर्जा ले रखा है, क्योंकि पहले जो 1 अरब डॉलर वापस करना था, उससे वो उन्होंने चाइना से लिया,
अभी तब उसको 70 कुछ इनसे लिया, बाकी दूसरों से लिया, इनको दिया वापस अरब वालों को, तो और कुरजाई हो गया है। अभी इसी पे रुकने वाला नहीं है, ये अपनी जमीन भी बेचने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, चीन को। जैसे पहले नॉर्थ पीओके एरिया में दिया था एरिया, अभी और भी जो प्रोजेक्ट है उनको हैंड ओवर करेंगे ये। इससे खतरा बहुत हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना बनता है कि देखो चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो है पीओके का उसके ऊपर और बढ़ोतरी भी कर रहे हैं और टेररिज्म भी बहुत फैला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा जी, चीन के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। जैसे देखो इतना बड़ा ये महत्वपूर्ण अयोध्या का जो हमारा मंदिर था अभी बनने की शुरू हुआ है, तो उसके लिए भी इन्होंने प्लान की है। दिल्ली में अगर वहां नहीं होता तो दिल्ली में अल्टरनेटिव प्लान की है, और इधर खेमकरन से क्रॉस किए हैं। इसका मतलब, और अभी जैसे जम्मू कश्मीर में है तो बारामूला में भी चल रहा है, पहले भी हुआ है, और इन्होंने वीडियो भी फिल्म भी डाली हुई है। अभी 2 वीडियो फिल्म अभी लेटेस्ट जो है उनके अटैक के, क्योंकि जब ये जाते हैं ना अटैक करने के लिए तो अपने कैमरे फिट कर लेते हैं, तो उसकी वीडियो फिल्म बना देते हैं जी। तो और लोगों को भड़काने के लिए कि हमारे साथ मिलो, तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार ये हो रहा है, इसका मतलब गतिविधियां बहुत तेज से चल रही है। और हैरानी की बात है इन सब के कमांडर जो हैं पाकिस्तानी हैं जी। इसका मतलब अभी कश्मीरी जो है वो इतना एक्टिव नहीं है जितना वो पाकिस्तानी है जी। तो पाकिस्तानी भी जो इशारा चल रहा है सारा चीन का ही चल रहा है। चलिए गरेवाल साहब, आपका, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, गरेवाल साहब आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कर्नल दर्शन सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नापाक पड़ोसी अब चिंतित होगा, और ड्रैगन का जो डर है, जो उसका दम है, वो भारत एक न एक दिन जरूर निकालेगा। और जो नापाक मंसूबे पाले हुए हैं हमारा नापाक पड़ोसी, उसको भी अब मुंह की खानी ही पड़ेगी, क्योंकि वक्त आ गया है और पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। और ऐसे ही सुधरेगा अब पाकिस्तान जब मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। एएनबी न्यूज पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।